आते हैं आप लोगों की क्लास में। कहाँ पर आए थे? चयन और विकास ना, विविधता और प्रमाण में आए थे। विविधता, तथ्य और प्रमाण ऐसा करके है। विविधता, तथ्य और प्रमाण। विविधता मतलब जानते हैं? विविधता मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी, अलग अलग। विविधता मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार के प्रजाति एक ही तो होते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें, हम अपने ही बात करते हैं मनुष्य, तो सभी मनुष्य का देखना चेहरा सभी का अलग अलग रहता है। पृथ्वी में इतने कितने मनुष्य हैं, बहुत सारे मनुष्य होते हैं, लेकिन सबका चेहरा अलग अलग ही होते हैं। मनुष्य में देखो तो कोई काला, कोई क्या हो जाएंगे, गोरा, तो कोई बहुत लंबा पाया जाएगा, आदमी का ऊंचाई तो क्या हो जाएगा, कोई बौना रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ये वैरायटी मनुष्य में पाया जाता है। कोई काला रहेगा, कोई गोरा रहेगा, कोई इन दोनों के बीच में रहेगा, कोई काला में कम काला, कोई ज्यादा काला, कोई गोरा में कम गोरा, कोई ज्यादा गोरा, इस टाइप का रहते हैं। कोई लंबा, कोई बहुत लंबा, कोई कम वाला लंबा, कोई बौना। किसी की आंखें तिरछी रहेंगे तो किसी का बाल भूरा रहेंगे तो किसी के बाल काला रहेंगे। और इस प्रकार के बहुत सारा वैरायटी पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जंतुओं में भी क्या पाया जाता है, बहुत प्रकार के विविधता पाई जाती है। तो डार्विन साहब ने दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर गया था, तो एक फिंच करके पक्षी पाया जाता। क्या नाम था उसका? फिंच, जिसको भारतीय गौरैया के जैसा दिखते हैं। ये मान के चलो, ये फिंच का जो पक्षी है वो भारतीय गौरैया की जैसे दिखते हैं। इनका अलग अलग टापू में, जैसे जैसे उनका बीगल नामक जहाज जाते थे, अलग अलग टापू में रुकते थे और उन्हें जीवों का अध्ययन किया, तो वैसे वैसे अलग अलग टापू में फिंच की जो विविधता है वो क्या होती थी, अलग अलग होती थी। ये फिंच नाम की जो प्रजाति के जो पक्षी हैं, इनकी जो डाइवर्सिटी है अलग अलग, और इनके खाने का जो संसाधन है, खाद्य पदार्थों का संसाधन भी अलग अलग होता था। मतलब अलग अलग बीगल नामक जहाज अलग अलग किसमें गया, अलग अलग टापू में गया, वहां पे अलग अलग फिंच का क्या मिला उनको, अलग अलग फिंच पक्षियों का उनका वैरायटी मिला, विविधता मिला। और वहां की खाद्य पदार्थों का संसाधन भी क्या होता था, अलग अलग होता था। अकॉर्डिंग टू बर्ड के, फिंच के अनुसार उनको क्या पाया जाता था वहां का, कि कोई फिंच बीज खाने वाला था, तो कोई फिंच फल खाने वाला था, तो कोई फिंच डंठल खाने वाला था, तो कोई फिंच पत्ती खाने वाला था। इस प्रकार का उनका खाद्य पदार्थों का संसाधन पाया जाता था, और इसी प्रकार से उनका चोंच होती थी। फिंच पक्षी का जो चोंच है, नाप के देखा तो उनका छोटा, किसी का बड़ा, किसी का मोटा, किसी का बौना, ऐसा दिखा। बीज खाने वाला का कठोर, फल खाने वाला का नरम। ऐसा ऐसा क्यों पाया जाता है? ऐसा क्यों पाया जाता है? डार्विन महोदय ने देखा कि जगह जगह में, अलग अलग जगह में, अलग अलग टापू में, दक्षिण अमेरिका के अलग अलग टापू में फिंच की अलग अलग विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रजातियों के बारे में उन्होंने अलग किया, तो उनके चोंच के बारे में उन्होंने अलग किया, अध्ययन किया चोंच के बारे में। तो कोई चोंच बीज खाने वाला था, कोई चोंच फल खाने वाला, कोई डंठल, कोई पत्ती, इस प्रकार का विविधता लिए हुए थे। इससे डार्विन महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अलग एक ही पक्षी का अलग अलग जगह होने पर उनकी खाद्य पदार्थों की संरचना में भी क्या हो जाती है, विविधता आ जाती है। जैसा जिस जगह में जैसा खाद्य संसाधन होगा, वहां के लोग, वहां के जीव जंतु, वहां के पशु पक्षी जो भी उसी प्रकार के वातावरण में ढलेंगे, उसी प्रकार के वातावरण में क्या करेंगे, ढलेंगे। बिल्कुल सही। आप अगर मैप की देखें, बात करें, तो जहां जहां पे भूमध्य रेखा पाया जाएगा, सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, जहां पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा जीरो जीरो डिग्री जो कटा रहता है, ये अलग है। उस लाइन पे जहां जहां भी लोग पाए जाएंगे वो लोग काले होते हैं, याद रखना। वो लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। अगर भारत की बात करें, ऐसा भारत की बात करें तो ये हमारा जो रामेश्वरम है वो लगभग लगभग 8 डिग्री में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री। तो इधर से बढ़ते जाएगा तो काला, इधर तो सबसे ज्यादा काला रहेंगे। श्रीलंका के लोगों को देखना, काला काला दिखता है। वेस्ट इंडीज के लोगों को देखो, काला काला दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग काले हैं या वो लोग अच्छे नहीं होंगे,
ऐसा नहीं है, ये जो भूगोलिक कारण की वजह से ऐसा विविधता पाया जाता है, भूगोलिक वजह से। तो इधर से जब आगे बढ़ा तो यहाँ पे हमारा देश ये वाला श्रृंखला आया, यहाँ पे पूरे लोग काले काले ही पाए जाते हैं। फिर इधर धीरे धीरे काला कम होते जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, कम होते जाता है कालापन, कालापन होते जाएगा। फिर इधर पे देखना हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इधर के लोग गोरे 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 पाए जाएंगे, चाइनीज के लोग गोरे, इधर यूरोप के लोग पूरे गोरे, क्योंकि जलवायु क्या हो जा रहा है, इधर उष्ण जलवायु पाया जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, उष्ण। फिर इधर उपोष्ण, उपोष्ण के बाद क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे 8वीं 9वीं में जहां भी। तो इस शीतोष्ण जलवायु पाएगा तो गोरा 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 पाया जाएंगे, ये तो मनुष्य के बारे में होगा। ठीक उसी प्रकार ये फिंच नामक पक्षी के बारे में विविधता भी क्या होती है, अन्य अन्य जगह में अन्य अन्य प्रकार का विविधता पाया जाता है। अन्य अन्य जगहों में खाद्य संसाधन भी अलग अलग होती हैं और उसी के आधार पर उस प्रजाति में विविधता आ जाते हैं। ये निष्कर्ष निकाला किसने, ये डार्विन महोदय ने। ओके, समझ में आया ग्रीष्मा? हेलो, समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है, इसी चीज को लिखा है देखना, ये देखो इसी में लिखा है, गलापागोस में डार्विन ने तथ्य के रूप में कई प्रकार की जीवाश्म मिले, यहाँ के वर्मी का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफी बड़े थे, और पूर्व के वर्मी काफी बड़े थे। जिस समय डार्विन ने अध्ययन किया था उस समय के वर्मी क्या है, काफी छोटे। वर्मी का डायग्राम दिखा है यहाँ पर, ये दोनों डायग्राम। तो समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया होगा, बिल्कुल सही। समय के साथ क्या हो जाएगा, वर्मी में जो जीव जंतु है उसके समय के साथ बदलाव आ जाते हैं। फिर देखो जीवात्मा के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है, जीवात्मा के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है, इतना कोई पढ़ोगे उसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है। जीवात्मा के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि अभी वर्तमान के जीव जंतु और जिस समय वो बना रहा होगा, जिसका जीवात्मा बना है, जिस समय, इन दोनों के बीच में क्या पाए जाएंगे, कौन कौन से विविधता है, कौन कौन से समानता है, कौन कौन से असमानता है, इसको आप जान सकते हो जीवात्मा के बारे में। इसके बारे में जीवात्मा विज्ञान करके एक अध्ययन होता है, एक सब्जेक्ट बना है, फासिल प्लांट करके, फासिल एनिमल करके, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके, फिर आते हैं, डार्विन ने कई स्थानों पर जीवात्म जैसे कि घोंघे, सरीसृप, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवात्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्व खड़ी है। ये जीवात्मा क्या है, इसका आंसर है यहीं पर। अगर आपको कहीं पे पीछे में क्वेश्चन बना होगा कि जीवात्मा से आप क्या समझते हो या जीवात्मा क्या है, जीवात्मा के अध्ययन तो यही चीज है, जीवात्मा पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ, पूर्व और वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान के समय में पाए जाने वाले जीवों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है जीवात्मा में। और आगे जाओगे साइंस लेके पढ़ोगे बायोलॉजी में, तो जीवात्मा के बारे में और बहुत अच्छा से नॉलेज मिलेगा क्लास 11th में। हाँ, अब देखो लास्ट का पैराग्राफ देखो, गलापागोस में फिंच जाति के पक्षी का अध्ययन करते डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते हैं, जानते हो गौरैया किसे बोलते हैं, आंगन में रहते हैं गौरैया। फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते जुलते हैं। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। कितने फिंच का अध्ययन किया, 15 प्रकार के अलग अलग फिंच पक्षी का। हाँ, 15 अलग अलग फिंच का देखा। उन्होंने देखा कि सारे फिंच तो एक ही जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच क्या थे, अलग थे। खासकर इनकी चोंच और पंख में बहुत बहुत अंतर नजर आया। और डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसी है। बिल्कुल सही, इसी चीज को भी बताया हूं कि उनके सभी के चोंच को नापा डार्विन महोदय ने, तो उसने क्या देखा कि सभी की चोंच क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी का लंबा वाला चोंच रहेगा, ये इस प्रकार का, किसी का इस प्रकार का चोंच रहेगा, तो किसी का मोटा चोंच रहेगा इस प्रकार का। ठीक, तो लंबा चोंच, मोटा चोंच, देखो चित्र को देखो चोंच को, तो सभी का चोंच अलग अलग दिख रहा है। अब प्रकार क्या है तो फिंच ही है। अब देखो इनके कार्य, उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ बीज खाते हैं, तो कोई फल खाते हैं, तो कोई कीड़े खाते हैं, तो क्या खाते हैं, कोई फूलों का रस पीते हैं। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे, तो कहीं ऐसे पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे,
तो कहीं नरम फल वाले थे, मतलब अलग अलग टापू में, ये जगह में अलग अलग, जहाँ पे कीड़ा ज्यादा पाया तो यहाँ पे कीड़ा खाने वाला चोंच मिलेंगे, जहाँ पे फल ज्यादा पाया तो यहाँ पे फल खाने वाला चोंच मिलेंगे। फल खाने वाला चोंच मतलब फिंच की जो चोंच रहेगा उनकी फल खाने के अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब नरम रहेगा फल खाने वाला चोंच। कहीं बीज खाने वाला चोंच है तो बीज खाने वाला चोंच क्या रहेगा, बीज को तोड़ के खाते हैं, जैसे तोता को देखना कैसे बीज को खा लेते हैं वो, तो वैसे देखना तो उसका कठोर रहता है। इस प्रकार के उन्होंने अलग अलग चोंचों के बारे में अध्ययन किया, किसने, फिंच महोदय ने। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, डार्विन का मानना था कि फिंच इक्वेडोर वे उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे। इक्वेडोर एक देश का नाम है दक्षिण अमेरिका के। डार्विन का मानना है कि यह फिंच इक्वेडोर पे उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं में अलग अलग परिवेश में जीने लगे। यह इसलिए संभव होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी क्या होंगे, विविधता होंगे। स्वाभाविक है, अगर हम मनुष्य की हम बात करें कि अब अगर हम भारत में हैं तो भारत में जैसा संसाधन, हम देवभोग में हैं तो देवभोग में जैसे हमारा संसाधन पाया जाएगा हम उसी को खा के जिएंगे। अगर हम मान के चलो अगर अमेरिका चले गए तो अमेरिका में जैसा मिलेगा उसी को तो खा के जीना पड़ेगा ना। तो हो सकता है हमारे शरीर के समय कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन बदलाव तो एकाएक आता नहीं है, उसके लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। हो सकता है कि हमारे 10 पीढ़ी बाद उस चीज को वो खाने लग जाए जो हम अभी नहीं खा रहे हैं। ऐसा समय के साथ में प्रजातियों में क्या हो जाती है, विविधता पाया जाता है। एक क्रियाकलाप करके देखा गया है, सजातीय लक्षणों का अवलोकन। सजातीय लक्षणों का अवलोकन, इसमें दो चीज आपको पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है समजात, आप लोग 8वीं वगैरह में पढ़े भी होंगे। एक है समवृत्ति। ये दो चीज के बारे में आपको बताया गया है, समजात अंग और समवृत्ति अंग ऐसे करके आपको बताए गए हैं। तो समजात अंग, समजात का मतलब क्या हो जाएगा, देखना यहीं पे, हम्म, उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समान। समजात को मैं बता देता हूँ, ये सजाति समजाति लक्षण ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसे, कार्य अलग अलग। समजात उत्पत्ति एक जैसा बट कार्य अलग अलग। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उत्पत्ति असमान और कार्य अलग अलग। उत्पत्ति क्या हो जाएगा, उत्पत्ति एक समान या एक जैसा बट कार्य अलग अलग, अलग अलग। ये दो परिभाषा है। समजात अंग ऐसे पूछता है आपको क्वेश्चन, समजात अंग से क्या समझते हो, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति तो एक जैसा होता है। हाँ, अच्छा अच्छा, एक ही लिख डाला ना, ठीक है। उत्पत्ति एक जैसा और कार्य अलग अलग, ठीक है। समवृत्ति में क्या पाए जाएंगे, इसमें उत्पत्ति अलग अलग आएगा, अलग अलग और बट कार्य एक समान, ऐसा एक समान। हाँ, एक समान लिखो चाहे एक जैसा लिखो, एक ही चीज है, ठीक। इस प्रकार के अगर ये दोनों का प्रभाव है तो समजात अंग क्या हो जाएगा, जिसकी उत्पत्ति तो एक जैसा होती है लेकिन इनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होते हैं। जैसे कि इसमें आ जाएगा तितली का पंख, तितली का पंख, और आपका आ जाएगा पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख।
जैसे तितली और पक्षियों के कार्य तो समान है, परंतु उसकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। उत्पत्ति एक समान नहीं है। कार्य तो एक समान है। ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, समजात का, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल इसका होगा। इसका उत्पत्ति क्या हो जाएगा, अलग अलग होता है, कार्य क्या होगा, एक समान होता है। जैसे तितली और पक्षी का पंख, तो पक्षी का जो पैर होता है ना, वो पैर, जो पंख होता है वो अग्रपाद बोलते हैं उसको। पक्षी का जो ये पैर होता है और ये पंख होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अग्रपाद, और इसको क्या बोलते हैं, पश्चपाद। पश्चपाद ऐसे बोलते हैं। ये अग्रपाद है और ये पश्चपाद है। पैर को बोलते हैं पश्चपाद, मतलब पिछला वाला पैर, और पंख को बोलते हैं अग्रपाद। तो ये जो उत्पत्ति अलग अलग, ठीक। उत्पत्ति क्या हो जाएगी, तितली का जो पंख होता है, तितली का पंख, ये क्या हो गए, तितली के उसमें तो पैर पाया नहीं जाता है, तो तितली का जो चार पंख होते हैं वो चारों क्या हो जाएंगे आपको, उसी में अग्रपाद है और उसी में पश्चपाद है। याद रखना, तितली में पैर होता है क्या, नहीं होता, तो ये अग्रपाद और पश्चपाद उसका पूरा पंख ही होता है। लेकिन पक्षी में देखो, ये पक्षी में जो पंख जो होते हैं वो अग्रपाद होता है, और पैर जो होता है उनका, किसी चिड़िया का एग्जाम्पल देख ले, वो क्या होता है, वो पश्चपाद होता है। तो उत्पत्ति अलग अलग हो गया और कार्य क्या है, एक समान। पक्षी क्या हो गया, पक्षी का कार्य भी उड़ने वाला होता है और तितली का कार्य भी उड़ने वाला होता है। ओके, तो उड़ने उड़ने वाला दोनों का काम हो रहा है, तितली का पंख और पक्षियों का पंख, दोनों का काम क्या है, उड़ना। तो कार्य क्या हो गया, एक समान। समझ में आ गया ना, पक्षी का पंख और तितली का पंख, दोनों का पंख क्या है, उड़ने का काम कर रहा है, तो काम एक जैसा, और उत्पत्ति क्या है, अलग अलग। उत्पत्ति तितली वाला जो होता है वो अग्रपाद और पश्चपाद दोनों पंख ही होते हैं, और पक्षी में क्या होता है, अग्रपाद पंख होता है और पश्चपाद क्या होता है, उनके पैर होते हैं। समजात अंक की एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका चित्र में दिया है, देखना, ये वाला समजात अंक में उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समान होते हैं, लेकिन इनकी काम अलग अलग होते हैं। ये देखो, ये बंदर का हाथ है, ये मनुष्य का हाथ है, दिख रहा है आपको एक जैसा, लेकिन काम क्या होता है इनका, अलग अलग होता है। ये होता है कुत्ता का पैर, ये होता है भेड़ का दम पैर पैर, तो कार्य क्या हो जाएगा, अलग अलग। जैसे कि आपका यहीं पे एग्जांपल देख लो, मनुष्य का हाथ खाने का काम करता है, काम करने का काम करता है, लिखने पढ़ने का काम करता है, लेकिन बंदर का पैर क्या करेगा, बंदर का पैर का तो दौड़ने का काम करता है उनका, बंदर का जो हाथ है वो, तो इनका कार्य क्या हो जाएगा, अब अलग अलग हो जाएगा। उत्पत्ति क्या होता है, एक जैसा होता है। इसी को ये समझाया गया है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, एक समजात और एक समृद्धि। आगे आएगा क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसके बाद देखना चयन और विकास, चयन और विकास दूसरा टॉपिक आते हैं। हाँ, चयन और विकास। चयन और विकास, चयन को इस वाला टॉपिक में जो पढ़ेंगे ना, वो दो प्रकार के चयन पढ़ेंगे। एक तो कृत्रिम चयन, कृत्रिम चयन पढ़ेंगे, और दूसरा पढ़ेंगे प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन। ये दो चीज पढ़ेंगे। कृत्रिम चयन, कृत्रिम चयन जानते हो, नहीं जानते हो, ठीक है, बता देते हैं। कृत्रिम चयन का मतलब क्या होता है कि जो अभी वर्तमान में धान की जो किस्म है वो अलग अलग प्राप्त हो रही है। घोड़ा और गधा को एक दूसरे को नस्ल को मिला के खच्चर पैदा कर रहे हैं, घोड़ा प्लस गधा, ये क्या बना रहेंगे, खच्चर, ठीक, खच्चर पैदा कर रहे हैं, मतलब इसको कृत्रिम चयन। मनुष्य अपने बुद्धि के विकास से, अपने बुद्धि से एक प्रकार के जीव या दो या दो से अधिक प्रकार के जीवों से अन्य प्रकार के जीव की उत्पत्ति कर रहा है, वो क्या कहलाता है, कृत्रिम चयन। समझना ध्यान से,
मनुष्य अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से दो या एक या दो या अन्य प्रकार के जीवों जीवों के नस्लों को आपस में मिलाकर हाइब्रिडाइज करके, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको, आपस में मिला के क्या करते हैं, नए जीवों का विकास कर दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हम अपने इच्छा के अनुसार हम चयन कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम चयन। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन क्या होता है, जब अब इसी से प्राकृतिक चयन का निष्कर्ष निकलता है, इसी समझते हैं हम इसी से प्राकृतिक चयन को। कृत्रिम चयन में आप देखते हो, टमाटर खरीदता भी मार्केट में तो क्या बोलता है, ये हाइब्रिड है। बैंगन खरीदते थे हाइब्रिड है, गोभी खरीदते थे हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड बोलने का मतलब क्या है भाई, पहले ऐसा वाला नहीं आता था, आज मार्केट में ऐसा वाला टमाटर आ रहा है। अभी बरसात के दिनों में देखना तो देसी टमाटर होता है, उनकी जो छिलका जो होता है वो पतला होता है, जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड टमाटर होता है वो क्या होता है, तो उनका छिलका मोटा होता है, वो लंबे समय तक चलता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन ऐसे चल जाता है और खराब नहीं होता। तो अभी मार्केट में वही बोलते हैं कि ये तो हाइब्रिड टमाटर है। तो हाइब्रिड कहाँ से आया, मनुष्य ने तो बनाया ना उनको, दो या दो से अधिक नस्लों को मिलाकर एक नया नस्ल बना दिया। तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड। मतलब हम चयन किए, मनुष्य चयन किया तभी तो ऐसा बना। तो क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि प्रकृति खुद ही चयन कर ले। बहुत लंबे समय के बाद प्रकृति जैसे जैसे संसाधन उपलब्ध कराती है, मनुष्य का विकास, जीवों का विकास, पक्षियों का विकास, जितने भी प्रकृति आपको आस पास में दिख रहा है, नदी, तालाब, नहर, सभी चीज का विकास प्राकृतिक चयन कहलाएगा, वो अपने हिसाब से बना रहा है। तो डायनासोर पहले जैसा रहा होगा, प्रकृति बदल गया, डायनासोर का विकास खत्म हो गया, उस समय के संसाधन जो डायनासोर के लिए उपयुक्त रहा होगा, अभी का जो वर्तमान का जो पोजीशन है वो डायनासोर के लिए उपयुक्त नहीं है, उनको संघर्ष करना पड़ा। जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को जीवन यापन कर लिए वो जीव जी गए, मान के चलो। डायनासोर अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं ढाल पाया तो डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ठीक। तो इस प्रकार की ये दो प्रकार की चयन है, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन। किताब में आपका क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। दोनों चीज समझ में आ गए आपको, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन। कृत्रिम चयन मतलब हम मन चाहा किसी चीज के गुणों को, अगर हम मन चाहा टमाटर बनाएंगे तो टमाटर को हम बता देंगे कि ये टमाटर इतने दिन में फूल लगेगा, इतने दिन में फल लगेगा, इतने दिन में खाने को होगा, इतना दिन आप इसको रखा जा सकता है, सब चीज बता बता दोगे। आजकल धान की जो किस्म है वो बहुत अलग अलग है। छत्तीसगढ़ में बता दूं आप लोगों को, 20 लाख धान की किस्म है, अलग अलग धान की किस्म। कितना, 20 लाख। दुनिया का सबसे ज्यादा सर्वाधिक धान का जो जैव विविधता पाया जाता है तो वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अलग अलग प्रकार की धान की किस्म पाया जाता है, 20 लाख धान की किस्म। तो नया नया किस्म कहाँ से आ रहा है, मनुष्य ने तो बना रहा है ना, तो यही कृत्रिम चयन का एग्जाम्पल है। आपके किताब में क्या लिखा है, फिजी बोर्ड 10वीं में, इसको देखते हैं। बीगल का सफर खत्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन विवरण तैयार करने लगे। उसके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात की। बिल्कुल सही, अभी भी वैसी हो रहा है। जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति अपने इच्छा से चयन करना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम चयन कहलाता है। ओके। उनके मन में यह विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर होने वाली किसी चयन का नतीजा है। बिल्कुल, किस चयन का नतीजा है, तो प्राकृतिक चयन का नतीजा है। मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा, कृत्रिम चयन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए एक पृष्ठ क्रमांक 341 उधर एक प्रायोजना कार्य दिया गया है। आप देखेंगे अपनी किताब के 341 में तो दिया गया है। परियोजना कार्य से प्राकृतिक चयन के बारे में हमारे क्या समझ में मिलेगा, वो करोगे तो जानोगे। क्या प्राकृतिक चयन कृत्रिम चयन जैसे ही कोई सोची समझी संपादन की प्रक्रिया है। आप लोग बताओ कि यह दोनों क्या सोची समझी प्रक्रिया है, कृत्रिम चयन की भांति ही। हाँ बिल्कुल, प्रकृति भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जीवों को चलाने के लिए, पालनहार के लिए, ये भी अपने हिसाब से चलती हैं। इसीलिए तो ये आते हैं सब चीज, भूकंप, बाढ़, सुनामी, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा होगा वो तबाह करके ले जाएगा वहां को।
प्रकृति अपने आप को मेंटेन करना आती है। इसलिए मनुष्य को बोलते हैं कि जहां भी आसमान में आप उड़ लो, लेकिन एक दिन ना एक दिन प्रकृति उनको कर ही देंगे। ये महामारी आ रहा है, कभी हैजा फैला तो कभी एक कोरोना फैला, ये तो सब महामारी का ही प्रकोप है। प्रकृति कहीं ना कहीं कैसे करके जहाँ अत्याचार होगा या जनसंख्या अधिक बढ़ेगा उसको कंट्रोल करने का पूरा पूरा प्रयास करती है। एक एक्टिविटी और दिया है, एक्टिविटी दो, क्रियाकलाप दो। ये क्या दिया है, नीचे कुछ चित्र दिए हैं, इन्हें देखकर तर्क सहित बताइए कि चित्र में किस प्रकार का चयन दर्शाया गया है। एक मूली का खेत दिया, देखो बाढ़ से कुछ पौधों का बह जाना, तो बाढ़ और मूली से खेत के बचे हुए पौधा, ये क्या है, ये प्राकृतिक चयन का एग्जाम्पल है, कृत्रिम चयन का नहीं है। क्योंकि बाढ़ आना मनुष्य की बात की नहीं है, वो प्राकृतिक की बात की है। यह कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज धान गेहूं, डब्बा को देखना, यह कृत्रिम चयन का नतीजा है कि आज धान गेहूं इत्यादि हजारों किस्में पाई जाती हैं। सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियां मनुष्य द्वारा चयन का ही नतीजा है। आजकल देखना हर फल में अगर आप देखोगे तो अलग अलग वैरायटी पाया जाता है। गोभी खरीदते हैं तो एक गोभी का जो उसका फूल होता है वो एकदम घनिष्ठ रूप से चिपका रहता है, तो वो हाइब्रिड है मान के चलिए। जो जो गोभी जो खरीदते हैं वो थोड़ा छितरा छितरा टाइप से रहेगा, वो देसी, अक्सर वैसे देसी रहते हैं। इस प्रकार के देख के अगर भी पहचानोगे तो कौन सा हाइब्रिड और कौन सा देसी है वो भी आप लोग पहचान जाओगे। टमाटर के जैसे बारे में बताया हो कि उनका छिलका क्या होता है, पतला पाया जाता है देसी का। हाइब्रिड का क्या होता है, मोटा पाया जाता है। और क्या लिखा है, लास्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। डार्विन के बीगल यात्रा की लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसी खोजी यात्रा में निकले थे। उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड रसल वैलेस थे। मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुंचे, सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती हैं। एक और अल्फ्रेड रफेल वैलेस ने भी इसी चीज डार्विन जैसे ही कार्य किया और उन्होंने भी बोला कि वर्तमान की जो प्रजाति है वो पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही। वर्तमान की जो प्रजाति है, जैसे मनुष्य को बोला जाता है कि बंदर बंदरों से उत्पन्न हुआ है। एक एक आप लोग नाम सुने होंगे, चिंपैंजी करके होते हैं, चिंपैंजी, इनका नाम सुने होंगे। चिंपैंजी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं वन मानुष या वन मानुष ऐसे बोलते हैं, वन मानुष ऐसे करके बोलते हैं। तो हम सभी मनुष्यों का पूर्वज बोलते हैं इसी को। पहले बंदर को बोला जाता था, पहले बंदर को मनुष्यों का पूर्वज बोला जाता था, क्योंकि बंदर में जो जो चीज पाया जाता है वो मनुष्य में भी पाया जाता है। लेकिन फिर इतिहास में अध्ययन हुआ और अध्ययन होने के बाद इसको इसके सबसे करीबी मान रहा है, किसको, चिंपैंजी को। चिंपैंजी वन मानुष बोलते हैं, वो कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं पहनते, जंगली जानवरों को मार के खाते हैं, कोई मार के खाते हैं, कोई पेड़ पौधे की पत्तियां खा के लोग जीते हैं। वन मानुष, वन मानुष हिंदी में इसको वन मानुष बोलते हैं। इसी को अभी वर्तमान में मनुष्यों का पूर्वज कहा जाता है। तो अंतर क्या है वन मानुष और मनुष्य में, ये वन मानुष हो गए और हम लोग क्या हो गए, मानुष हो गए। हम लोग मनुष्य हो गए और ये वन मानुष। वन में रहता है इसलिए इसको वन मानुष बोलते हैं, हम लोग इधर रहते हैं। तो बस इसमें अंतर क्या है, बुद्धि का ही अंतर है। ये सभ्य है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब इसमें इसके ये जो हम वाले मनुष्य में सब चीज सोचने समझने की शक्ति भरा हुआ है। प्रेम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, छल, कपट, ये सब चीज इसमें पाया जाता है। इसमें कुछ नहीं है। इसको क्या चाहिए, इसको मात्र पेट भरने की चाहिए। वो जो भी मिलेगा मार काट के खा जाएगा, तल भून के खा जाएगा, बस ये यही आनेगा। और बाकी सब चीज तो ये वाले हैं। ठीक, आज की लेक्चर यहीं तक करते हैं। एक लेक्चर और बचा देते हैं, विकास का सिद्धांत, और एक क्या बचेगा, प्रजातिकरण। ये कल की लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर परसों इनका क्वेश्चन देख लेंगे। एक क्लास में, दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीक से एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, इसमें आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, मतलब स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं वैसा टाइप से, स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं वैसा टाइप से फीलिंग हो रहा है? बोर्ड में पढ़ा रहा हूं तो चलो ठीक है, ओके।